नमस्कार और स्वागत है आपके अपने चैनल रिलैक्सिंग वर्ल्ड्स स्लीप स्टोरीज में। यहाँ हम लाते हैं खास आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके मन को शांत करें, तनाव को दूर करें और आपको एक गहरी, सुकून भरी नींद की ओर ले जाए। हर कहानी को इस तरह से रचा गया है कि वह आपको कल्पना की एक सुंदर दुनिया में ले जाकर सुकून और राहत का अनुभव कराए। चाहे आप दिन भर की थकान मिटाना चाहें या सिर्फ चैन की नींद पाना चाहें, हमारा चैनल आपके लिए है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारी नींद से भरी कहानी। शहर की भीड़, भागदौड़ और शोरगुल से परेशान होकर अदिति ने फैसला किया कि उसे कुछ दिन सुकून के चाहिए। वो एक लेखिका थी और कई महीनों से लिखने का मन नहीं हुआ था। शब्द जैसे उसके पास आकर रुक जाते थे, लेकिन पन्नों पर उतरते नहीं थे। उसके मन में एक विचार आया, कुछ समय पहाड़ों में बिताया जाए। शिमला से दूर एक छोटा सा गांव था, नारकंडा। शांत, सुरम्य और भीड़ से कोसों दूर। अदिति ने वहीं जाने का निश्चय किया। एक पुराना कॉटेज उसने ऑनलाइन बुक किया और अगले ही दिन रवाना हो गई। रेल यात्रा के बाद जब वह नारकंडा पहुंची, तो पहाड़ों की ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ देवदार के पेड़, नीला आसमान और पंछियों की मीठी चहचहाहट। बस यही चाहिए था, अदिति ने खुद से कहा। जिस कॉटेज में वह रुकी थी, वो असल में एक पुरानी हवेली थी, जिसे अब टूरिस्ट्स के लिए खोला गया था। उसका नाम था शांत निवास। वहाँ एक वृद्ध महिला रहती थी, सरला आंटी। वे इस हवेली की देखभाल करती थीं और हर मेहमान को अपने परिवार की तरह अपनाती थीं। सरला आंटी ने अदिति का गर्मजोशी से स्वागत किया। चाय के साथ गरम पकौड़ों का स्वाद और पहाड़ों की ठंडी हवा ने उसे भीतर तक ताजगी से भर दिया। इस हवेली में कुछ कहानियां भी बसी हैं, सरला आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। कहानियां? अदिति की आंखों में चमक आ गई। हाँ बेटा, ये हवेली खुद एक कहानी है। अगली सुबह अदिति देर तक सोई। जब वह उठी तो सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और बाहर से पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने खिड़की खोली तो दूर पहाड़ों पर बर्फ की सफेदी और नीले आकाश में उड़ते बादल जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रहे थे। सरला आंटी ने नाश्ते में मक्के की रोटी और घर का बना मक्खन परोसा। अदिति ने स्वाद लेकर खाया और बोली, आंटी, आपने कल हवेली की कहानी का जिक्र किया था, क्या आप बताएंगी? सरला आंटी हल्का सा मुस्कुराई। हाँ जरूर, पर ये कहानी सुनाने के लिए चाय जरूरी है। कुछ ही देर में लकड़ी की आग से सोंधी खुशबू आती चाय और दो पुराने स्टूल लिए वे दोनों हवेली के पिछवाड़े वाले बाग में बैठ गईं। ये हवेली 1920 के दशक में बनी थी, सरला आंटी ने कहना शुरू किया। तब इसे राजबाड़ी कहा जाता था। यहाँ एक छोटे रियासत के राजकुमार आदित्य सिंह रहते थे। शांत स्वभाव, संगीत प्रेमी और दिल से कवि। क्या वो अकेले रहते थे? अदिति ने पूछा। नहीं, उनके साथ एक बांसुरी वादक युवती रहती थी, माया। वो एक स्थानीय लड़की थी जो जंगलों में बांसुरी बजाया करती थी। आदित्य एक दिन शिकार पर गए थे और वहीं उसकी बांसुरी की धुनों ने उन्हें रोक लिया। फिल्मी लगता है, अदिति मुस्कुरा पड़ी। सच पूछो तो जिंदगी कभी कभी फिल्मों से ज्यादा खूबसूरत होती है, सरला आंटी बोली। राजकुमार आदित्य और माया में प्रेम हुआ, लेकिन समाज और रियासत के लोग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सके।
आदित्य ने अपने पिता से विद्रोह किया और माया को इस हवेली में ले आया। लेकिन एक दिन माया अचानक गायब हो गई। गायब। अदिति चौंक गई। हाँ, और उसके बाद राजकुमार कभी मुस्कुराए नहीं। हवेली में बस बांसुरी की आवाज गूंजती रही। कहते हैं आज भी कभी कभी रात को वो धुनें सुनाई देती हैं। उस रात अदिति अपने कमरे में लेटी थी। खिड़की से बाहर तारे टिमटिमा रहे थे। तभी अचानक एक हल्की सी बांसुरी की धुन उसके कानों में पड़ी। पहले तो उसे लगा कि वो उसका भ्रम है, लेकिन धुन साफ थी, धीमी, गूंजती हुई और बेहद भावुक। वो उठी, स्वेटर पहना और खिड़की के पास जाकर कान लगाया। धुन हवेली के पीछे वाले बाग से आ रही थी। हल्की ठंडी हवा के बीच उस धुन में कुछ ऐसा था जो उसके दिल को छू गया। सुबह होते ही वह सरला आंटी के पास पहुंची। मैंने बांसुरी की धुन सुनी, सच में? सरला आंटी ने एक लंबी सांस ली। बेटा, वो धुन अब हवेली की आत्मा बन गई है। जो सच्चे दिल से सुनता है उसे ये आवाज जरूर सुनाई देती है। अदिति की आंखें नम थीं। मुझे लगता है यही वो कहानी है जिसे मैं लिखना चाहती हूँ। अदिति ने अगले दिन से ही अपनी डायरी में कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया। उसकी कलम जैसे खुद ब खुद चलती जा रही थी। हवेली की कहानी, माया की बांसुरी, पहाड़ों का सन्नाटा, सब कुछ उसके भीतर उतरने लगा था। हर सुबह वह बाग में बैठ जाती। सामने बर्फीले पहाड़ों की चुप्पी और हवा में सरसराते देवदार। वो चुपचाप बैठी रहती और अचानक उसके हाथों में शब्द उतर आते। वो सोचती, शायद कहानियां कहीं बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर होती हैं, बस उन्हें सुनने की फुर्सत चाहिए। एक दोपहर जब वो हवेली की पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी, तो उसे एक छोटी सी संदूकची मिली। अंदर पीले पड़े कुछ पत्र थे, पुराने कागज, लेकिन उन पर लिखावट आज भी साफ थी। ये पत्र राजकुमार आदित्य ने माया के लिए लिखे थे। हर पत्र में बांसुरी की धुनों की बात थी, उसके बिना अधूरी हवेली और उसकी तलाश का दर्द। मैंने तुम्हें जंगलों में सुना था, आज भी वही सुनता हूँ, पर अब जंगल खामोश हैं। अदिति की आंखें नम हो गईं। वो इन पत्रों को पढ़कर उन पलों को महसूस कर पा रही थी। उसने सोचा, अगर मैं माया होती तो क्या लौटाती। एक शाम वह गांव में घूमते हुए एक छोटी चाय की दुकान पर बैठी। वहीं एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था जिसके पास बांसुरी थी। वो हल्की सी धुन बजा रहा था, वही जो अदिति ने रात को सुनी थी। अदिति उसके पास गई और पूछा, ये धुन आपने सीखी कहाँ से? बूढ़ा मुस्कुराया, ये मेरी नहीं है, ये तो इस वादी की धुन है। कहते हैं माया की आत्मा अब भी बांसुरी बजाती है, मैं बस उसे सुनता हूँ और दोहराता हूँ। उसने अदिति को ध्यान से देखा, शायद तुम वह हो जो उसकी कहानी पूरी कर सकती हो। अदिति ने हवेली में वापस आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने चाय, फोन, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दिया और अगले 3 दिन सिर्फ लिखती रही। राजकुमार आदित्य, माया, हवेली, धुनें, प्रेम, विरह, सब कुछ जैसे उसके शब्दों में बह रहा था। वह भूली नहीं थी कि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक अधूरी आत्मा की पुकार थी। अंतिम पंक्तियां लिखते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम्हारी बांसुरी की धुन आज भी हवाओं में है, माया, अब तुम्हारी कहानी अधूरी नहीं रही। अदिति ने सरला आंटी को अलविदा कहा। वो मुस्कुरा रही थी, अब हवेली को उसका इतिहास मिल गया। शायद अब बांसुरी की धुनें शांत हो जाएं।
अदिति ने अपनी किताब को खामोश वादियों का संगीत नाम दिया। कुछ महीनों बाद वो किताब बेस्ट सेलर बनी। लेकिन अदिति को सबसे ज्यादा खुशी तब हुई जब एक दिन उसे किसी ने कहा, जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। अदिति शहर लौट चुकी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। उसकी किताब ने सिर्फ पाठकों का दिल नहीं छुआ था, बल्कि अदिति के अंदर भी कोई पुराना जख्म जैसे भर चुका था। अब वह सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, बल्कि एक सुनने वाली बन चुकी थी, खामोश ध्वनियों की, अधूरी कहानियों की और उन आत्माओं की जिन्हें अब तक कोई शब्द नहीं दे पाया था। एक दिन उसके पास एक अनजान ईमेल आया। किसी ने लिखा था, मैंने हवेली की वो धुन सुनी है, क्या आप मेरी कहानी भी सुनेंगी? नारकंडा की हवेली अब फिर से जिंदा हो गई थी। सरला आंटी के कहने पर अदिति ने वहाँ एक छोटा सा राइटिंग रिट्रीट शुरू किया। अब लोग वहाँ आकर अपनी कहानियाँ लिखते, सुकून पाते और पहाड़ों की शांति में खुद को ढूंढते। बगीचे में अब शाम को एक धीमी सी धुन गूंजती थी, लेकिन अब वो धुन दुख नहीं देती थी, बल्कि सुकून देती थी। कभी कभी कोई रिट्रीट प्रतिभागी कहता, रात में कोई बांसुरी बजाता है क्या? सरला आंटी मुस्कुराकर कहती, शायद हमारी माया आजकल खुश है। अदिति एक दिन रात को बाग में बैठी थी। उसने आंखें बंद की और वही जानी पहचानी बांसुरी की धुन फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें विरह नहीं, मुस्कान थी। एक हल्का झोंका उसके चेहरे को छू गया, जैसे कोई कह रहा हो धन्यवाद। उसने आकाश की ओर देखा, सितारे चमक रहे थे, जैसे कोई कहानी सुन रहे हों। अब अदिति हर साल एक महीना उस हवेली में बिताती थी। वहां आने वाले हर व्यक्ति से वह बस एक सवाल करती, क्या तुम्हारे भीतर भी कोई अधूरी धुन बजती है? और जब कोई हाँ कहता, तो अदिति उसे एक डायरी, एक पेन और एक खामोश कोना दे देती। उसकी किताबों की श्रृंखला का नाम था खामोश वादियों की कहानियां। और वो हवेली अब सिर्फ पत्थरों की नहीं रही, वह अब उन अनकही कहानियों का मंदिर बन चुकी थी। इस तरह खामोश वादियों का संगीत एक प्रेम कहानी से शुरू होकर सैकड़ों आत्माओं की आवाज बन गई। अदिति की लेखनी ने न सिर्फ माया की कहानी को जीवित किया, बल्कि उन सभी को एक मंच दिया जो कभी सुने नहीं गए। कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हर बार जब कोई अकेले में बांसुरी की धुन सुनता है, एक नई कहानी जन्म लेती है।